आज इस वीडियो में हम सरकार के अंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला जो है वो है विधायिका, दूसरी है हमारी कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। इस वीडियो में हम इन्हीं स्वरूपों को देखेंगे और इसकी क्या संरचना है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम विधायिका को देखते हैं। हमारी जो विधायिका है वो 2 स्तरों पर होती है, पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं और दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो विधायिका होती है यानी कि हमारी संसद, उसके द्वारा जितने भी कानून का निर्माण किया जाता है वो समस्त भारत पर सभी राज्यों में लागू होते हैं। जबकि जो राज्य सरकारें होती हैं और इनकी विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो कानून पूरे देश पर लागू ना होकर के केवल उन्हीं राज्य में ही लागू होता है जिस राज्य की सरकार ने उसका निर्माण किया है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या अंतर है ये आप समझ पाए होंगे। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? कानून बनाना। जबकि कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? विधायिका द्वारा जिस कानून का निर्माण किया गया है उसे लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय करना। देश में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसका निर्णय कौन लेता है? हमारी न्यायपालिका। हम विधायिका को समझते हैं। सबसे पहले हम केंद्र को देखेंगे। केंद्र की विधायिका को क्या कहा जाता है? इसे संसद कहा जाता है। जबकि राज्य में जो विधायिका होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे विधानमंडल कहा जाता है। अब हम देखते हैं ये जो संसद है ये किससे मिलकर बनती है। संसद मुख्य रूप से 3 अंगों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। अब ये 3 संस्थाएं यानी कि संसद जिस किसी कानून का निर्माण करती है वो भारत के समस्त राज्यों पर लागू होते हैं। इसी तरह राज्यों में जो विधानमंडल है उसकी संरचना को अब हम यहां समझते हैं। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये 3 मिलकर राज्य की विधानमंडल का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा जिस किसी कानून का निर्माण किया जाता है तो वो कानून केवल उसी राज्य में लागू होता है। अगर हम संसद को देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की बात कही गई है। अगर अनुच्छेद 52 की बात करें तो ये राष्ट्रपति की बात करता है। जबकि राज्यसभा का गठन जो है वो अनुच्छेद 80 में कहा गया है। जबकि लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत आता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर मैंने इसको बताया है। इसके अलावा हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहां पर एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसका अनुच्छेद एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई है, नो रिजर्वेशन। अब हम यहां पर राज्यसभा की बात करते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति की व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में यदि सीटों की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं।
अधिकतम। अब इन 250 सीटों का डिवीजन को हम देखते हैं। इसमें से 233 सीटें राज्यों के लिए हैं, जबकि 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। इस प्रकार वर्तमान में 245 सीटें जो हैं राज्यसभा में हैं। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये वो सदस्य होते हैं जो कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य जैसे क्षेत्रों में काफी प्रसिद्ध होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। यदि इनके निर्वाचन को हम देखें तो इनका निर्वाचन जो है, यानी कि राज्यसभा का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। और ये जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, यानी कि 28 राज्य, और इनकी जो विधानसभा है इनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसके अंतर्गत हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कितने? 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि इनकी सीटें जो हैं वो खाली हो जाती हैं और इनकी सीटों पे नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये पूरी संरचना है हमारे राज्यसभा की। अब हम इसी तरीके से हमारी जो लोकसभा है उसके बारे में जानते हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें, हो सकती है। अब इन 552 सीटों के बंटवारे को समझते हैं। इसमें 530 सीटें जो हैं वो राज्यों के लिए हैं, यानी कि इन 530 सीटों पर राज्य के प्रतिनिधित्व होता है, जबकि 20 सीटों पर यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और 2 सदस्य जो हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में केवल 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जबकि राज्यसभा में इसकी संख्या 12 है। इस प्रकार कुल 552 सीटें होती हैं, जबकि व्यवहारिक रूप में वर्तमान में 530 सीटें जो हैं वो राज्य द्वारा भरी गई हैं और केवल 13 सीटें जो हैं वो यूटीज द्वारा भरी गई हैं। इस प्रकार ये 543 और 2 सदस्य जो हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इस तरह कुल 545 सीटें लोकसभा में आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर जो है राज्यों की जो विधानमंडल है उसको हम समझते हैं और उसकी जो संरचना है उसे हम देखेंगे। तो जिस तरीके से पूरे देश का, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति और ये सबसे प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्यों में सबसे प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। जिस तरीके से केंद्र सरकार के तहत जो संसद है उसमें राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से जो राज्य सरकारें होती हैं उसमें राज्यसभा की जगह विधान परिषद होता है। और जिस प्रकार से लोकसभा होती है केंद्र सरकार में, उसी तरीके से राज्य सरकार में विधान सभा होती है। जैसे केंद्र सरकार में जो राज्यसभा है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, उसी तरीके से
राज्य सरकारों की जो विधान परिषद है इसमें भी किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। और लोकसभा की तरह विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभा में भी SC ST के लिए आरक्षण दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सभी 28 राज्यों में विधानसभाएं उपस्थित हैं। 28 राज्यों में विधानसभाएं उपस्थित हैं और यही संस्था जो है वो पूरे राज्य के लिए कानून बनाती है। जबकि विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद राज्य की विधानसभा के लिए वैकल्पिक रूप में दिया गया है। यदि उस राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है तो वो जो है विधान परिषद का गठन कर सकता है। इस प्रकार से कुल 28 राज्यों में तो विधानसभाएं हैं, लेकिन इन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद उपस्थित है। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 उन राज्यों को देखते हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद है। पहला यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा तेलंगाना, छठा आंध्र प्रदेश, पहले इसकी संख्या जो है वो 7 थी, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद मौजूद हैं।